नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज इस शो में अगले आधे घंटे मदद करने के लिए rachnawaidya.in भोपाल से रचना वैद्य जी जुड़ती हुई। रचना जी, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा स्क्रीन पर डॉक्टर साहब रखिए ट्विटर यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम और वो क्या है थ्रेड, सबके आईडीज। रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए। चाहे तो हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। जो कन्वीनियंट हो वैसे अपनी क्वेरीज भेजिए। बहुत लोग कंसर्न थे वीकेंड पे इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का कितना खामियाजा भारतीय बाजार झेलेगा। भाई आधे % के दबाव के साथ इस समय आधे से 2/3 के लिए, बल्कि 2/3 ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा प्रिसाइज होगा। 2/3% की कमजोरी के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। 2/3% उसको पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत है। दरअसल हम लॉजिकली तो गैप अप होते हैं अगर हम यूएस के ओवर द वीकेंड क्यूज पकड़ रहे होते, क्योंकि यूएस में फ्राइडे को बहुत अच्छी तेजी बनी थी, 1 से 1.25% तीनों बेंचमार्क्स ऊपर थे। तो वो तेजी की जगह हम आधे % दबाव में 2/3% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको पर्सपेक्टिव में अच्छा खासा इंपैक्ट है। हम गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था फ्लैट ओपनिंग, लेकिन हम खुले, दबाव बढ़ाया, गहरा हुआ। इनफैक्ट 480 तक स्लिप हुए थे। हाँ, 480 वाला निफ्टी 540 में जरूर ट्रेड कर रहा है, तो ऑफ डेज लो जरूर है। 60 पॉइंट ऊपर हम दिन के लो से कामकाज करते हुए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पेन नजर आएगा आपको। पेन अक्रॉस द बोर्ड नजर आएगा। पहले दिखाता हूं ग्लोबली मूड। यूएस के फ्यूचर्स आधे % कमजोरी के साथ आज शाम को खुलने के इंडिकेशन सुबह से दे रहे हैं। इस तरह की कमजोरी वो बेसिकली इजराइल पैलेस्टीन, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिस्क ऑफ ट्रेड्स है, उसके चलते ग्लोबली मूड बिगड़ा हुआ है। एशिया वो पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहा है। एशिया में मिला जुला कामकाज आपको नजर आएगा। दरअसल एशिया में हुआ क्या है, चाइना तो 1 हफ्ते की गोल्डन वीक हॉलिडे के बाद लौटा है, तो उसकी अपनी चाल है, क्योंकि उसने तो बहुत कुछ एक्शन मिस आउट किया था उसके इक्विटी मार्केट्स में। जो जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, सब छुट्टी मना रहे हैं। आज छुट्टी है उन मार्केट्स में। हांगकांग आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था, लेकिन हांगकांग के अपने इश्यूज हैं। फर्स्ट हाफ में आज ट्रेड ही नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे एक साइक्लोन आने वाला है जिसकी वार्निंग बढ़ा दी गई थी। तो फर्स्ट सेशन, मॉर्निंग सेशन तो हांगकांग में हुआ ही नहीं। तो एशिया अलग अलग इश्यूज के चलते अलग अलग मार्केट्स अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। अदरवाइज जनरली रिस्क ऑफ ट्रेड्स अक्रॉस द ग्लोब आपको नजर आएंगे। मूड बिगड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ हुआ क्या है, मूड बिगड़ा है। सरकारी बैंक पिट रहे हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्वार्टर अपडेट हो या फिर कह लीजिए जनरल प्रॉफिट टेकिंग हो। सरकारी बैंक पिटाई झेल रहे हैं। बैंक निफ्टी 1% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। मेटल्स, कमोडिटीज स्पेन में ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे ग्लोबल व्यूज के बीच में। और एक आईटी इकलौता ऐसा जो हरे निशान में। भाई टीसीएस के चाहे वो बायबैक का अपडेट हो या सारे रिजल्ट से पहले कुछ बाइंग, एचसीएल टेक आउट परफॉर्म कर रहा है, बाकी सब। खैर, चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें डेट सामने आने लगी, वो राज्यों के चुनावों की। आइए एक बार रुक करते हैं वहां पर। Those detailed remarks, sir. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands, and I'll direct the mic to come to you. ये 5 स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा। So it's being tweeted to you. इट्स बीइंग ट्वीटेड, बट हम दोबारा रिपीट कर दीजिए। Yeah. मिजोरम विजिबल टू ऑल। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, डेट ऑफ पोल 17 नवंबर। राजस्थान 23 नवंबर and Telangana 30th November. We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Yeah, floor is open for questions. Gentleman in the first row. Yeah. उनको माइक दे दीजिए. We'll come to you next. आपको आएंगे सेकंड. गुड आफ्टरनून सर, मोहित दुबे हूँ सर, न्यूज। चलिए भाई, 5 राज्यों की डेट्स का अनाउंसमेंट। 7 नवंबर मिजोरम, 7 और 17 नवंबर छत्तीसगढ़, 23 नवंबर राजस्थान, 30 नवंबर तेलंगाना। और रचना जी
17 नवंबर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, भोपाल में आपको मतदान करने जाना है। एमपी की डेट 17 नवंबर। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूंगा मैम के साथ। लाइए स्क्रीन पे सारे के सारे जो जुड़ चुके हैं मेहमान। सूरत गुजरात जाना है, ठाणे महाराष्ट्र जाना है और बेंगलुरु कर्नाटक, सब जुड़ते हुए सब आपको स्क्रीन पे लाइव रेडी नजर आएंगे। आप सबको गुड आफ्टरनून। रचना मैम, इन सब पे सब बातचीत की शुरुआत करूं, थोड़ा सा पेन है और वो ग्लोबली इंड्यूस्ड पेन है। क्या कर रहे हो आप? निफ्टी में क्या व्यू बना रहे हो? जब तक क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टिनिटी नहीं है, बड़ा मुश्किल हो रहा है कॉल लेना। ये डिप्स बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। मैग्नीट्यूड कितना लंबा खींचेगा कोई आइडिया नहीं है उस कॉन्फ्लिक्ट का। जी सही बात है आपकी। और मेरे हिसाब से सुबह एक जो माइनर अपस्विंग आना था वो आ चुका, और उस टाइम पे मार्केट को जो सबसे बड़ा सेक्टर सपोर्ट कर रहा था वो खाली आईटी था। ना बैंक्स कर रहे थे, ना एनर्जी, ना मेटल, नथिंग। और अब अगर आईटी में जो अपस्विंग आना था सुबह, वो पिछले 2 घंटे से हम देख रहे हैं कि हॉल्ट पे है। तो वो अगर प्ले आउट हो चुका है तो नाउ देयर इज नथिंग मच जो मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए रेडी होगा। ऊपर से जो इंडिया विक्स है ऑलरेडी 10% वापस से डाउन आ गई है, थोड़ी वापस से अप चली गई है। जो थोड़ी डाउन जा रही थी वापस से अप चली गई है। एंड एडी रेशियो में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। बड़े बड़े स्टॉक्स जो दिग्गज स्टॉक्स है उनमें से कोई भी आगे आके एक लीडरशिप लेने को तैयार नहीं है। तो इन दैट केस निफ्टी फ्यूचर्स में 19,550 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अभी वेरी क्लोज टू दैट। और जैसे 550 टूटेगा तो डाउन साइड में और गिरावट तेज होने की संभावना है। अपसाइड पे जो रेजिस्टेंस है वो 19,620 के पास है। 560 पे चल रहा है निफ्टी का फ्यूचर। 550 एक बार ब्रीच होगा तो दिक्कतें शायद वापस बढ़ती हुई नजर आए भारतीय बाजारों के लिए। थोड़ा सा कॉशियस रहेगा इस मार्केट में। हाँ, ब्रेथ एडवांस डिक्लाइन जो मैम ने मेंशन किया, ऑलमोस्ट 1:4 का रेशियो है। 75-80% शेयर्स इस समय जो ट्रेड हो रहे हैं इन रेड, कमजोरी के साथ, दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यह है ब्रॉडर मार्केट्स का मूड। खैर, सूरत गुजरात पहले जा रहा हूं। सरिता जी स्क्रीन पे। सरिता मैम गुड आफ्टरनून, नमस्ते। सरिता मैम, गुड आफ्टरनून सर। क्या करते हो आप सूरत में और कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं हाउस वाइफ हूँ सर, ओके। और 3 महीने से जुड़ी हूँ। कैसे शेयर मार्केट का इंटरेस्ट डेवलप हुआ और 3 महीने से कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो? कहां से मदद मिल रही है? मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, बस उसके पास से ही। ओके सरिता मैम, पहला सवाल रचना जी के लिए कौन सा? मेरे पास सर जीएसपीएल के 92 शेयर्स है, 282 के प्राइस के। तो क्या इसको होल्ड करूं या बेच दूं? बस इसी। ये लिया क्यों था? ट्रेडिंग का मन है या लंबी अवधि के हिसाब से जीएसपीएल लिया था? मैंने लंबी अवधि के लिए सर। भाई रचना जी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट 280 पे लिया है, 288 पे खड़ा हुआ है। लिया लॉन्ग टर्म के लिए है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस्ड ये स्टॉक? क्या करना चाहिए सरिता मैम को? जी मैं ये कहूंगी कि इनका जो स्टॉक है वो बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये बढ़िया लग रहा है ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। तो नियर टर्म से लेके मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म सब में सेटअप पॉजिटिव बना हुआ है। इनको अपने स्टॉक में बने रहना चाहिए। इनकी एंट्री भी बहुत सही सपोर्ट के लेवल से हुई है। इनको अब एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, और वो होना चाहिए करीब करीब 250 के आसपास। जब तक वीकली क्लोजिंग 250 के ऊपर इस काउंटर में बना रहता है तो इनको अपने स्टॉक में कंटिन्यू करना चाहिए। अभी इतना टाइम नहीं गया है कि हम इनको ट्रेल कराए स्टॉप लॉस, तो ये इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ ही इनको बने रहना पड़ेगा। और अपसाइड पे उनका पहला टारगेट होगा 305 के करीब। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आएगा 335 का और 350 का। तो ये मीडियम टर्म के हिसाब से ये 3 लेवल जब निकलते हुए दिखे होपफुली आगे जाके, तो उसके बाद फर्दर लेवल्स की बात हम करेंगे। बट फिलहाल इन टारगेट्स के साथ और इन स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। बढ़िया है मैम, तो पसंद ही आ रहा है लंबी अवधि के लिए आज और अग्रेसिव टारगेट्स आते हुए रचना जी के। थाने से स्निग्धा दास स्क्रीन पे। स्निग्धा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आप क्या करते हो थाने में मैम, और आप कब से इक्विटीज से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मिड जून से जुड़ी हुई हूँ मैं। आप भी 2-3 महीना वाला मामला है? हाँ सर। और कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हो, कैसे स्टॉक चुन रहे हो? एक्चुअली सर मेरा तो करियर ही शुरू हुआ था स्टॉक मार्केट से। हाँ। और 2006-07 में फिर मैं एग्जिट कर गई थी। अभी फिर से मैं मिड जून से चालू की हूँ।
करियर ही शुरू हुआ था स्टॉक मार्केट, मतलब आप किसी ब्रोकरेज से जुड़े हुए थे क्या? हाँ सर। ओके, तो आपको तो मस्त आइडिया होगा। कौन सा स्टॉक पहला है? सर अभी तो पूछना है एफएल इंडिया के बारे में। एफएल इंडिया मेरा 20 शेयर लिया हुआ है 1082 में। और ये 20 शेयर्स 1082 ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग की थी? नहीं सर, अभी इन्वेस्टमेंट ही कर रही हूँ मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो और ये आइडिया कहाँ से कैसे? आया एफएल इंडिया में घुसने का? आपकी खुद की सर- स्टडी कहती थी? हाँ सर, थोड़ा बहुत। ठीक बात। रचना मैम, भाई लंबी अवधि के लिए मेरे भाव के आसपास खड़ा हुआ है, पर क्या लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव दिख रहा है? जी फिलहाल ये स्टॉक जो है वो साइडवेज मार्केट में बना हुआ है, और अगर ये इस स्टॉक में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो साइडवेज मार्केट के हिसाब से इनको 900 पे अपना एक एसएल बना के बने रहने का चांस है। और ये 900 का लेवल जब तक वीकली इसके ऊपर बना रहता है काउंटर, तब तक ये इस काउंटर के साथ बने रह सकते हैं। और लेट्स होप कि ये जो साइडवेज मूवमेंट है उसमें से कोई ब्रेकडाउन वगैरह ना आए। जब तक नहीं आता तब तक यहाँ से लोअर एंड ऑफ द रेंज को टच करके स्टॉक फिर से अपर साइड पे जाने की तैयारी कर सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 900 पे है, इसलिए इनको 900 पे एसएल बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। ओके, बेंगलुरु से एकता मैम जुड़ती हुई। एकता मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, बेंगलुरु में आप क्या करते हो? और आपका बेंगलुरु में तो आपके जो क्वेश्चन आए सब आईटी आए, मतलब आप बेंगलुरु में आईटी हब है तो मतलब सब आईटी स्टॉक ही चुन रहे हो क्या? Hello, sir. How are you? Perfectly fine, ma'am. How about you? I am fine, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आशीष सर आपके लिए कहूंगी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। हमारा वो मार्केट का प्रेशर आपकी उम्र से ना वो हल्का हुआ रहता है। चलिए, आइडिया वही रहता है। एकता मैम, क्या करते हो बेंगलुरु में आप? हेलो मैम, क्या करते हो बेंगलुरु में आप और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? कितना टाइम हो गया आपको इक्विटीज में? मैं पिछले 10 साल से हूँ शेयर मार्केट में, और मतलब बीच में मैंने ब्रेक भी लिया है 2 बार। हाँ। और अभी लास्ट कुछ years से मैं इसे एज ए करियर परस्यू कर रही हूँ। परफेक्ट। तो फंडामेंटल्स टटोलते हो आप कि टेक्निकल्स देखते हो? टेक्निकल फंडामेंटल्स अभी पे काम कर रही हूँ, कुछ लर्निंग भी चल रही है मेरी। हाँ, परफेक्ट है। तो- एकता मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा पहला सवाल टीसीएस है, टीसीएस आईटी सेक्टर। जब मैंने बाई किया था ये 38.22 के प्रे रेट पे किया था, और जब से इसे बाई किया तो इसके सितारे तो गर्दिश में ही चले गए आईटी के। ये पिछली बार जब बायबैक अनाउंसमेंट आया था तब लिया था क्या? ये सेकेंड लॉकडाउन के टाइम का है सर। तो ये लिया बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए था उस टाइम पे। सर, और आज भी न्यूज में है कि ये बायबैक करेंगे, तो मे बी अगर इस स्विंग में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट होता है, मतलब एज पर व्यू क्या बनता है उसके बाद मैं सोचती हूँ कि नतीजे भी परसों आने और बायबैक के अनाउंसमेंट भी, जो भी होगा विचार विमर्श बोर्ड कर रहा होगा बायबैक पे। भाई इन सब से पहले क्या लग रहा है रचना जी, चार्ट्स पे कैसा स्टैक्ड अप टीसीएस? मेरे भाव के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है क्या इन खबरों के बीच में इस बार? जी इनका काउंटर जो है वो तो ब्लू चिप काउंटर है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि द नेम इज वेरी गुड एंड वेरी ट्रस्टवर्दी। एज ए डिस्क्लेमर आई आल्सो हैव इट इन माय पोर्टफोलियो। एंड यहाँ पे इनकी एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं कहूंगी कि एंट्री थोड़ी हायर लेवल पे हुई है। नेवरदलेस लकीली अभी ज्यादा दूर नहीं है इनकी एंट्री से, और न्यूज इनके साथ फेवरेबल है एज ऑफ नाउ। लेट्स होप कि पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे। एसएल इनको एक बना के रखना चाहिए 2900 पे, और 2900 जब तक सस्टेन करेगा तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से काउंटर अच्छा लग रहा है। ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 3900 की तरफ जाता हुआ हमें मीडियम टर्म में नजर आएगा, और लॉन्ग टर्म में ये काउंटर 4000 क्रॉस कर सकता है। आज सुबह भी टारगेट्स 830, 850, 4000 के आ रहे थे जब एक्सपर्ट से बातचीत हो रही थी। रचना दी भी वही 3900, 4000 की बात करें तो आपका भाव आपके भाव के ऊपर इस बार जा रहा है। सरिता मैम, क्विकली अगला सवाल। सर मेरे पास स्टिलटेक्स के 250 शेयर है 39 के प्राइस के, तो क्या करें इसका? फिलाटेक्स इंडिया के यस 39 की खरीद 50 पे चल रहा है। क्या करना है रचना जी, मुनाफा बांधना है, बने रहना है? जी इनका काउंटर अगेन बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट्स पे, और नॉट जस्ट ऑन मीडियम टर्म, उससे हायर टाइम फ्रेम में भी अच्छा लग रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि वो ऑलरेडी इन द मनी है और बने रहना चाहिए। इनको एक एसएल को रख लेना चाहिए 34 पे, और यहाँ पे पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। अपसाइड पे इनके टारगेट्स हो सकते हैं 60
and 75 over a medium term. नहीं, स्टॉक बढ़िया तेजी दिखाने वाले हैं सरिता मैम। स्निग्धा मैम, अगला सवाल आपका। यस सर। मैम कौन सा स्टॉक? सर मैनकाइंड फार्मा 20 शेयर्स लिया हुआ है मेरा 1766 में। उसका क्या करूं सर, एग्जिट करना है या होल्ड करना? ये सबके 20 लेते हो आप क्या? नहीं सर, कोइंसिडेंटली हो गया है। कोइंसिडेंटली दोनों सवाल थे 2020 वाले। ठीक है, मैनकाइंड क्या करना है भैया? रचना जी 13-14 रुपए मेरी बाइंग से ऊपर है। जी, इनका स्टॉक अनफॉर्चुनेटली बहुत ग्रेट नहीं लग रहा, एवरेज लग रहा है और 1830 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर ये फिर भी होल्ड करना चाहते हैं काउंटर को, तो एक एसएल बना लेना चाहिए 1650 के करीब। 1640 के आसपास एक एसएल जो है वो वीकली क्लोजिंग पे अगर सस्टेन हो जाएगा तो ये काउंटर जो साइडवेज मूवमेंट में अभी फिलहाल बना हुआ है काफी टाइम से, उसमें से निकल के एक अपस्विंग दे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, जो अपस्विंग इस काउंटर को 1860 और 1900 की तरफ लेके जाएगा। लेकिन नेवरदलेस अगर 1640 टूटता है इन एनी केस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो फिर इनको निकल जाना चाहिए क्योंकि ग्रेट नहीं लग रहा। 1640 पे ध्यान रखिएगा। एकता मैम क्विकली अगला सवाल। सर अगला सवाल मेरा हैप्पीएस्ट माइंड के लिए है। 30 शेयर्स है मेरे पास, उसकी होल्डिंग 1391 पे है। 1391, हाँ ये भी ऊपर की खरीद है काफी। क्या करना है रचना मैम? 850 पे चल रहा है। दो बातें हैं, एक तो इनकी एंट्री बहुत ऊपर है, दूसरी बात यह कि ये स्टॉक जो है वो फिलहाल फ्लेवर ऑफ द सीजन में नहीं है, तो नेवरदलेस वो ऑलरेडी काफी पेन झेल चुके हैं। तो यहाँ से अब उनको फिर भी कंटिन्यू करना है तो 735 के करीब क्लोजिंग पे इस पे एक एसएल मेंटेन करना चाहिए। इन एनी केस अगर 735 ही टूटता हुआ दिखा फिर नहीं बने रहना चाहिए, बिकॉज द स्टॉक हैज लॉस्ट इट्स मोमेंटम, इट इज लॉस्ट इट्स फ्लेवर ऑफ द सीजन स्टेटस। और अगर वो बने भी रहेंगे यहाँ से तो उनको ये याद रखना चाहिए कि उनकी एंट्री तक जाने वाली जो जर्नी है और उसके बाद जो प्रॉफिट बनेगा, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी, आसान नहीं है। रखूं कि निकल जाऊं फिर? रचना मैम फिर इतनी टफ एनवायरनमेंट है जैसा आपने प्रिटेंड बताया है, ये रखूं या निकल जाऊं फिर हैप्पीएस्ट माइंड? रखने को फायदा? जी मेरे हिसाब से वो उनको कब से निकल जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर अब वो नहीं ही निकले हैं तो नाउ सम सपोर्ट इज वेरी क्लोज व्हिच इज 735। अच्छा, इसलिए मैंने बना के अब इतना पेन ले ही लिया तो 735 को देख लो, शायद वहां पे वो सपोर्ट होल्ड कर जाए, वरना अगर आइडियली बात करें तो उनको कब से निकल जाना चाहिए था। ओके ओके, चलिए परफेक्ट। इस नोट पर सरिता मैम, स्निग्धा मैम, एकता जी, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। रचना मैम, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक का समय, ब्रेक पे जाते आते दिखा देता हूं चाचा भतीजा निफ्टी का टीजर। सासबो सेंसेक्स यहां पर 1 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चाचा जी जुड़ने वाले हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मार्केट जो टिकर टीम बढ़िया तरीके से चला रही है, उस पर जाने की बजाय चला जाए चाचा, थोड़ा सा डिटोरिएट हो रहा है मार्केट। और रचना जी ने कहा था 550 टूटेगा फ्यूचर्स पे, टूट गया है। 540 पे निफ्टी के फ्यूचर्स हैं, ब्रेथ और डिटोरिएट हो रही है, मूड वापस बिगड़ने की कगार पे खड़ा। ऐसे में आप सबको एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होगी, चाचा जी की मदद चाहिए होगी, न सिर्फ निफ्टी पर बल्कि हमारे पोर्टफोलियो कई सारे ब्लीडिंग स्टॉक्स पर। चाचा जी तैयार है मदद के लिए? आप क्या? बिल्कुल तैयार हूं, आप बोलो, आप मदद ना। मैं सुबह 8 बजे बताना भूल गया था, मैं टेंशन में था। आपको याद है कि नहीं आज का? नहीं, एक्चुअली आपने मुझे सुबह को आपने पेडिस्ट्री पे चढ़ा दिया ना, तो मैं ऐसे ही सो गया था उसके बाद। नहीं ऐसा कोई नहीं था, लेकिन याद है। और चाचा जी ने कहा एक फ्रेश नया आशीर्वाद लेकर आए, शो के एंड में बताएंगे। तो सारा एक्शन मैं अब शिफ्ट कर रहा हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। 1 बजे जुड़ना मत भूलिएगा चाचा भतीजा और निफ्टी पे, यूट्यूब और फेसबुक लाइव। नमस्कार।